आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर का। और इधर हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो कंपाइलेशन रहने वाला है 9 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक। तो पहले न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिलीज़ किया है 4th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ये जो मीटिंग है ये 51 मीटिंग है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो इस में डिसीजन लिया गया कि जो रेपो रेट है वो रखा जाएगा 6.50, और ये पिछली बार भी 6.50 ही था। तो ये टोटल अब तक कुछ 10 कंसेक्यूटिव टाइम्स है कुछ 6.50 ही है। ठीक है, तो अब हम इसके जो ये कमेटी है इसका समझते हैं कि कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो है एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट जो है चॉइस करती है। तो जो 3 मेंबर होते हैं उसमें से जो शशिकांता दास जी गवर्नर है वो तो रहेंगे ही, उसके साथ जो डिप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा जी वो भी रहेंगे, इसके साथ जो ईडी है वो भी रहेंगे। ठीक है, तो ईडी कौन है? रंजन जी है, तो वो भी रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी 3 रिसेंटली जो है अपॉइंट किए गए हैं एक्सटर्नल मेंबर्स। तो इन 3 एक्सटर्नल मेंबर्स में से एक एक्सटर्नल मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था जो अभी रखा गया रेपो रेट 6.50 पे। तो इन्होंने वोट किया था अगेंस्ट में और इन्होंने बोला था कि 25 बेसिक पॉइंट से कम रेट होना चाहिए, मतलब कि 6.25% रखने के लिए बोला था। ये कौन पर्सन है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पर्सन का नाम ये है नागेश कुमार जी। तो नागेश कुमार जी है जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था जो अभी 6.50 का जो रेपो रेट रखा है इसके। तो हम समझते हैं ये रेपो रेट से ही कैसे सारे के सारे जो है रेट डिसाइड किए जाते हैं। अब देखिए रेपो रेट कितना है 6.5%। अगर हमने इसमें प्लस माइनस 0.25 कर दिया तो आपको बहुत सारे रेट मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हमने 6.5 में अगर हमने प्लस कर दिया 0.25 तो आपको जो है MSF मिल जाएगा, उसके साथ बैंक रेट भी मिल जाएगा। और अगर हमने इसको माइनस कर दिया 0.25 तो आपको SDF रेट मिल जाएगा जो कि 6.25 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे रेट तो आपको एक ही इससे मिल जाते हैं। उसके बाद SLR की बात करें तो SLR तो बहुत टाइम से कितना है 18% पे है, तो आपको तो इनकी चीज़ पता होगी। उसके CRR की बात करें तो CR तो 4.5% में, ये भी बहुत टाइम से इतने पे ही है। जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पॉइंट याद रखना वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो आपको सिर्फ रिवर्स रेपो रेट याद रखना है, वो किसके साथ भी लिंक नहीं होता। वो रखा गया है इस बार 3.35%। तो ये बहुत टाइम से ये ऐसे ही है, जैसे पिछली बार भी ये रेट्स थे और इस बार भी ये रेट है। देखिए, तो जिसने पिछली बार पढ़ा हो IPS क्लर्क के लिए मेंस के लिए या तो RRB क्लर्क के मेंस के लिए, तो उसको तो डेफिनेटली ये रेट्स याद ही हो जाएंगे। लेकिन जो चेंज हुआ है वो हुआ है GDP पे। GDP प्रेडिक्शन ये सब चेंज किया गया है, CPI इन्फ्लेशन ये सब चेंज किया गया है। जो पहले जो रखा गया था वो 7.2% रखा गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर वन की बात करें तो पहले ये 7.4 था और अब जो है 7.3 हो चुका है। इसमें डिफरेंट क्वार्टर में मैंने आपको लिख के रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको याद हो पा रहा है तो ठीक है, अगर याद नहीं हो पा रहा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। मेन है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो रेट रखी है GDP प्रेडिक्शन वो 7.2% रखी है। अब CPI की बात करें तो CPI जो है 4.5% रखी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है ड्यूरिंग दिस मीटिंग। तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, तो हम उसमें से जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वही मैंने इधर रखे हैं। तो इसमें पहला तो इनिशिएटिव ये रखा गया जो UPI 123 पे है, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले तो हम समझते क्या है ये UPI 123 पे। अब देखिए UPI करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्मार्टफोन। अब बिना स्मार्टफोन के UPI नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐप इंस्टॉल कहाँ करोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं या तो जो आपने देखा होगा आपके गांव में कोई चाचा चाची होंगे जिनको फ़ोन यूज़ नहीं करने आता होगा, हमारे जो स्मार्टफोन है वो यूज़ नहीं करने आता होगा, तो वो फीचर फ़ोन यूज़ करते होंगे। वो नोकिया वाला फ़ोन जिसमें सर पे मारो तो इंसान मर जाए, वो वाला फ़ोन यूज़ करते होंगे। तो उसी फ़ोन में UPI हो पाए, उसी के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था UPI 123 पे। तो इसका ट्रांजेक्शन जो था पहले सिर्फ 5,000 रुपये था, अब उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना है कि पहले जो 5,000 रुपये था अब इसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया। इसके बाद RBI ने जो UPI लाइट है उसका भी लिमिट बढ़ाया है। तो UPI लाइट क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। अब देखिए, अब कभी भी UPI से पेमेंट करते होंगे तो आपको पिन दबाना पड़ता है ना, तो वो पिन ना दबाना पड़े उसी के लिए UPI लाइट इंट्रोड्यूस किया था RBI ने। और इसके लिए पहले जो लिमिट थी वो 2,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया। ये मान सकते हो एक तरह का वॉलेट होता है जहाँ से आपको पिन पे की जरूरत नहीं पड़ती, आपके वॉलेट में पैसा रहता है और बिना पिन पे किए भी आपको सिर्फ स्कैन करना होता है आपका और सीधा सीधा पे हो जाता है। बहुत लोगों ने यूज़ भी किया होगा UPI लाइट। ठीक है, तो ये फीचर जो है फ़ोन पे आ चुका है, फिर Paytm में आ चुका है, तो ये गूगल पे में भी आ चुका है शायद से।
तो ये सब जगह पे ये फीचर आ चुके हैं। तो इसमें पहले जो ट्रांजेक्शन लिमिट थी वो कम थी, और वॉलेट के लिमिट के साथ जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, डेली लिमिट, वो भी बढ़ाई गई है। पहले जो थी वो 500 रुपये तक की आप डेली लिमिट थी, और अब इसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। पर ट्रांजेक्शन लिमिट पहले 500 रुपये थी और अब जगह 1000 रुपये हो गई है, ठीक है। डेली लिमिट नहीं है, पर ट्रांजेक्शन लिमिट है ये। और वॉलेट में आप कितना पैसा रख सकते हो, वॉलेट की जो रिंग रखी है वो 5000 तक ही रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहले 2000 रुपये थी, अब इसको बढ़ा के 5000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद RBI ने स्टैब्लिश करने की बात की गई है एक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी फॉर द लैंडर। ये जो है असिस्ट करेगा जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, ठीक है, या पेमेंट बैंक हो गया, जो भी हो गया, तो उनको असिस्ट करेगा कि वो जो भी बैलेंस शीट है वो स्टेबलाइज करे जो क्लाइमेट रिस्क है उसको देखते हुए। तो इसके लिए जो है वेब पेज डायरेक्टरी लॉन्च की गई है और डेटा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके बाद RBI ने लॉन्च किया नेम वेरिफिकेशन। अब देखिए, अब कभी भी अगर आपने RTGS किया हो या NFT किया हो तो आपको कभी भी आपकी नाम की वेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप आधार कार्ड दिखा रहे हो कि मेरे को ये NFT करनी है, आपकी सीधे NFT हो जाती थी। लेकिन अब बोल रहे हैं RBI की अब जो है नाम वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। कोई भी बेनिफिशियरी का अकाउंट नेम है तो उसका नाम जो है देखा जाएगा जब भी कभी वो RTGS या तो NFT कर रहा हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पर ध्यान देना है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट RBI ने मैंडेट कर दिया है कि जो भी ARCs हैं कि उनको ज्वाइन करना पड़ेगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ को बाय मार्च 2025 तक। अब ARCs क्या होता है वो समझते हैं पहले तो। अब ARCs होते हैं एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़। ये कंपनीज़ क्या करती है, ये बैड लोन उठाती है। अब मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक ने कोई पर्सन को लोन दिया, ठीक है, वो लोन पर्सन को मिलने के बाद वो पर्सन की जीत भी हो सकती है या पर्सन किसी कारणवश वो लोन वापस नहीं लौटा पा रहा, तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोन वापस लौटाने का। बट बैंक अगर नहीं लौटा पा रहा हो तो बैंक जाता है ARCs के पास, और ARCs का काम रहता है उस पर्सन से लोन वापस बैंक को लौटाने का। तो इसी के लिए जो है ARCs को फॉर्म किया था गवर्नमेंट ने। तो बोला गया कि RBI को कि अब ARCs को ज्वाइन करना पड़ेगा जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती है, इनको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज ही रहती है जिनके पास डेटा रहता है, हमारे जो सिविल स्कोर रहता है, ये सब जो है इनके पास ही रहता है। तो बोला गया कि जनवरी 2025 तक ज्वाइन करने के लिए। तो आपको ये एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट इनिशिएटिव के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इनिशिएटिव है कि RBI ने बैन कर दिया है कि प्री पेमेंट फाइन नहीं लगाया जाएगा फ्लोटिंग रेट लोन्स के ऊपर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो रहते हैं उनके ऊपर। तो अब ये हम समझते हैं क्या होता है ये फ्लोटिंग रेट लोन, और क्या होता है फिक्स रेट लोन। दो तरह के लोन होते हैं, एक होता है फिक्स रेट, एक होता है फ्लोटिंग रेट। अब मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक में लोन लिया आपने फिक्स रेट पे, तो अगर उस समय जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो अगर 7.5% लग रहा हो, तो आपको जो पूरा टर्नओवर रहेगा, आपने 10 साल का लोन लिया हो तो 10 साल तक आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% ही लगने वाला है। लेकिन आपने अगर फ्लोटिंग रेट ले लिया तो उस केस में आपका जो लोन है वो 7.5% अगर पहले साल में रहेगा तो दूसरे साल में वो 7.8% भी हो सकता है या तो 7.2% भी हो सकता है। मतलब लोन का जो रेट है वो डिक्रीज़ भी कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है। इसकी से इसको बोला जाता है फ्लोटिंग रेट लोन, ठीक है। तो बोला गया RBI ने कि जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं जब लोन लिया जाता है, तो अगर वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ले रहे होंगे तो वो चार्जेस इम्पोज नहीं करने के लिए बैंक और NBFC को ऐसा डायरेक्शन दिया गया है बाय RBI, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि चार्जेस जो है प्री पेमेंट पेनल्टीज मना किया गया है, उसके साथ जो भी चार्जेस है वो लगाने के लिए मना किया है, और फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए मना किया गया है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं बोलूँगा आपके लिए ये दोनों हैं। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है जो RBI ने, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने मार्क किया कि RBI को ने नाम वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा अगर NFT और RTGS कर रहा है। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली तो ये 2 जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है SEBI का न्यूज़ है। SEBI के न्यूज़ के साथ हम लॉन्चेस भी कवर कर लेंगे। तो SEBI का न्यूज़ आ रहा है कि SEBI ने चेंज कर दिया नॉमिनेशन रूल, और ये किया गया है फॉर म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के लिए। और ये किया गया कि अब कोई पर्सन है वो नॉमिनी चॉइस कर सकता है अप टू 10%, बहुत ज़्यादा हो गया है, 10% तक आप नॉमिनी चॉइस कर सकते हो, ऐसा कुछ कहना है SEBI का। तो इसमें कुछ की चेंजेस भी किए हैं, वो पढ़ दें। इसमें बोला गया है जो भी लीगल हेयर है उसको कोई राइट नहीं रहेगा अब, और जो भी क्रेडिटर है वो क्लेम कर सकता है ओवर द नॉमिनी एसिड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो भी क्रेडिटर है वो क्लेम कर पाएगा अब नॉमिनी एसिड ट्रांसमिशन को। उसके बाद बोला गया कि फ्रीजिंग नहीं होगी म्यूचुअल फंड या तो जो भी डीमैट अकाउंट है वो
अगर उसको उन्होंने चॉइस फॉर नॉमिनेशन सबमिट नहीं किया तब भी, ठीक है, तब भी वो फ्रीज नहीं होगा। पहले क्या होता था कि अगर चॉइस ऑफ नॉमिनेशन फिल नहीं किया होगा तो जो भी पर्सन है उसका म्यूचुअल फंड या तो डीमेट अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है, लेकिन अब जो है फ्रीज नहीं होगा, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। उसका सेबी का ये भी कहना है कि अब अनलिमिटेड चेंज कर सकता है नॉमिनी। अब 10% मान लीजिए आपने 10% लगा लिए, ठीक है, 10% आपने रख लिया, अपने पापा फूफा जो भी है मम्मी पापा सबको लगा दिया। उसके बाद आपको और मतलब चेंज करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि फूफा जो है धोखा दे सकता है, तो आपने नॉमिनी चेंज कर दिया, तो उस केस में बोला गया कि आप अनलिमिटेड नॉमिनी जो है चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको नॉमिनी अगर चेंज करना है और अगर नॉमिनी आपको डालना है तो उसके लिए आपको ये 3 डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। वो है आपका या तो पैन कार्ड देखा जाएगा, या तो आपका पासपोर्ट नंबर देखा जाएगा, या तो आपका आधार देखा जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है देखा जाएगा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान देने, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्चेस के ऊपर। तो लॉन्चेस के ऊपर आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट, जिसका नाम है मास्टर स्ट्रोक। और बैंक ऑफ बड़ौदा से ही याद आया मास्टर स्ट्रोक से कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, ठीक है। तो इससे भी आपको याद रखना है कि मास्टर स्ट्रोक कौन है, सचिन तेंदुलकर जी है। तो ये निकाला गया जो भी हाई एंड कस्टमर है उन्हीं के लिए, गरीबों के लिए कोई अकाउंट नहीं निकल रहा, सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए निकल रहा है, ठीक। बैंक को फ़ायदा भी उन्हीं से होता है। तो इन्हीं के लिए निकाला गया कि ये जो है डेली विड्रॉल लिमिट ATM से निकाल सकते हैं कुछ 5 लाख तक, ठीक है। तो देख सकते हो 5 लाख तक पैसे निकाल पाएंगे, डेली लिमिट है। और हमारे लिए तो 20,000 की लिमिट होती है। और उसके बाद देखें तो पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन की बात करें तो वो 10 लाख रुपए रखी गई है। अगर कोई भी मॉल वॉल में हो तो उस केस में वो 10 लाख तक पेमेंट कर सकते हैं। और NEFT RTGS में कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये हाई एंड जो कस्टमर है उन्हीं के लिए निकाला गया ये सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ICICI बैंक और फ़ोनपे की तरफ से। तो इन्होंने ऑफर किया है इंस्टेंट क्रेडिट ऑन UPI। इसको हम समझते हैं क्या होता है ये इंस्टेंट क्रेडिट ऑन UPI। अब मान लीजिए आप जॉब लग गया, आप बन गए हो SBI PO, IBPS PO, ठीक है। आपकी पहली सैलरी आई और आपने पूरी पूरी सैलरी रेंट पे देने खर्चा कर दिया, या ट्रैवलिंग में खर्चा कर दिया, घूमने में खर्चा कर दिया, और आपको चाहिए पैसे। अब आपको पैसे चाहिए होंगे तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन आप मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड भी आपका ख़राब हो गया या तो लिमिट खत्म होगी, तो अब आप कैसे क्रेडिट ले सकते हो। अब बैंक में जाना पड़ेगा, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी पेपर वर्क है वो करना पड़ेगा। पर ये पेपर वर्क नहीं करना पड़े उसी के लिए ये ICICI बैंक और फ़ोनपे ने लॉन्च किया है इंस्टेंट क्रेडिट ऑन UPI। ऐसा कुछ HDFC ने भी एक बार लॉन्च किया था। तो इसके अंतर्गत अगर आपका मोबाइल में UPI आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, तो आपके मोबाइल में UPI के थ्रू आप जो है ले सकते हो पैसा, ठीक है, इंस्टेंट क्रेडिट ले सकते हो। और ये 2 लाख तक ले सकते हो और 45 डेज तक ही ले सकते हो। और इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ़ोनपे का ऐप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लोन देने का काम करेगा ICICI बैंक, क्योंकि फ़ोनपे तो लोन नहीं दे सकती ना, तो लोन देने का काम करेगा ICICI बैंक। और जिसके से जो भी कस्टमर है उसको प्री अप्रूव लोन मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है, ये लोन बहुत जल्दी मिल भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, SBI ने पार्टनर किया है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। अब SBI का जो SBI कार्ड है, ये SBI कार्ड लिमिटेड एक अलग ही कंपनी है, ठीक है, SBI से सब्सिडी है, लेकिन SBI कार्ड अलग ही है। तो SBI कार्ड ने पार्टनर किया है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। अब सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनर किया है, इसका मतलब जो भी बेनिफिट हो वो मिलेगा कहाँ पे, सिंगापुर एयरलाइंस में ही मिलने वाला है। अब सिंगापुर एयरलाइंस में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कि सिंगापुर एयरलाइंस में खुद तो रहेगा ही कि सिंगापुर एयरलाइंस में अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आप कुछ डिस्काउंट दे दिया, रिवॉर्ड पॉइंट देती है, इसमें लिखा गया है रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। उसके साथ अगर इनका kissshop.com है, उधर अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आप कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दे दिए, कुछ मतलब अब पता ही होगा रिवॉर्ड्स पॉइंट तो यार अब सबको समझ आ ही आता है। तो इसके लिए दो कार्ड लॉन्च किए हैं, एक है क्रिश फ्लायर SBI कार्ड और एक है क्रिश फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स, ठीक है। क्रिश मूवी की याद आ गई, तो ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। तो इस ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ICICI बैंक ने पार्टनर किया मेक माई ट्रिप के साथ। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाला कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनर किया है, तो इसका मतलब सिंगापुर एयरलाइंस को बेनिफिट करने का काम करेगा। तो वैसे ही मेक माई ट्रिप के साथ पार्टनर किया है ICICI बैंक ने। तो अगर मेक माई ट्रिप का कोई भी सामान यूज़ कर रहे हो या तो उनका ऐप में अगर आप ये कार्ड यूज़ कर रहे होंगे, जो भी ये मेक माई ट्रिप ICICI क्रेडिट कार्ड है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो ये एक तरह का प्रीमियम डेबिट क्रेडिट कार्ड है जो कि लॉन्च किए गए जो भी ट्रैवल करते हैं हमारे इंडिया में उनके लिए। तो ये जो है पावर्ड रहेगा विद मास्टर कार्ड और रुपे, ठीक है। इसमें वीज़ा इंक्लूड नहीं है, मास्टर कार्ड और रुपे ये पावर्ड रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। और इसके लिए भी जो पैसा देने का काम करेगा वो ICICI बैंक ही काम करेगा, ठीक है। जो भी क्रेडिट अवेलेबल कराने का काम रहेगा वो ICICI बैंक का रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लोन जो भी लॉन्चेस थे वो खत्म हो गए। तो अब
लोन के ऊपर बात करें तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने पार्टनर किया एक्सिस बैंक के साथ, और ये 500 मिलियन का लोन देने जा रही है, और ये दिया जाएगा ब्लू इन्वेस्टमेंट या तो ब्लू लोन भी बोल सकते हैं। अब ब्लू लोन किसको बोला जाता है वो हम समझते हैं पहले। तो ब्लू लोन बोला जाता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जिसमें वाटर मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा हो, या जो मरीन पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जा रहा हो, तो उस केस में उसको बोला जाता है ब्लू लोन। ब्लू लोन के साथ ग्रीन लोन भी दिया जाता है। अगर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स है उसके लिए फंडिंग दी जा रही हो तो उस केस में उसको ब्लू लोन बोला जाता है। ब्राउन लोन से बोला जाता है, ब्राउन लोन तब बोला जाता है अगर फॉसिल फ्यूल्स को रोकने के लिए लोन दिया जा रहा हो तो उस केस में उसको बोला जाता है ब्राउन लोन। तो ये जो है लोन दिया जा रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है ये। तो ये फर्स्ट एवर ऐसा ब्लू लोन इन्वेस्टमेंट देना जा रही है, और इसके लिए जो चॉइस किया गया है वो एक्सिस बैंक को चॉइस किया गया है कि एक्सिस बैंक जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये लोन हमारे इंडिया में, एक्सिस बैंक के ब्रांचेस से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन बैंक जो कि इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और ये जो एक्सिस बैंक का जो इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस पॉलिसी है उसको और बढ़ावा देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट लोन में आता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लोन के ऊपर। तो नेक्स्ट लोन आ रहा है एडीबी की तरफ से। तो एडीबी जो है 25 मिलियन US$ देने का काम करेगी, किसको, रिद्धि कैपिटल लिमिटेड को। तो इनको ये दिया जाएगा जो कि एक तरह का NBFC है, और ये लोन लेके क्या करेंगे, ये क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव्स लेंगे, और ये टोटल 4 साल का लोन होने वाला है। और ये पहली ऐसी NBFC बनी हुई है जो कि ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो में पैसा उठाई है, ग्रीन फाइनेंस पोर्टफोलियो के लिए पैसा उठाइए। तो आपको चीज़ ध्यान देनी है। इसके नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है नेपाली रुपी जो है दिया गया है एज अ लोन। तो ये दिया गया है कि जो नेपाल का हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए। अब ये कौन कौन से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, एग्रीकल्चर शॉर्टेज हो गई, या कल्चरल कम्युनिटीज़ हो गई, तो इसके लिए जो है ये पैसा दिया गया है। और ये नेपाली रुपए कितने दिए गए हैं, 474 मिलियन नेपाली रुपए दिए गए हैं। अगर इंडियन रुपये की बात करें तो 47.4 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उसके बाद एडीबी की बात करें, वापस से एडीबी आ गया हमारा। एडीबी बहुत ज़्यादा लोन देता है यार। एडीबी लास्ट में आप याद करना, ज़्यादा इजी पड़ेगा मंथ के जो एंड में जो आपको मैं PDF देता हूँ उसके थ्रू, बिकॉज मैं आपको उधर जो भी एडीबी वाले वो सारे एक साथ कर देता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि जैसे क्लाइमेट चेंज वाले वो भी एक साथ हो पाए जिसके से याद होने में हेल्प हो, ठीक है। तो इसको लास्ट में पढ़ लेना, आप बस एक बार गो थ्रू कर लिया यहाँ से। तो इधर जो एडीबी ने लोन दिया 162 मिलियन का लोन दिया, और ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया कि हिमाचल प्रदेश जो है अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद जापान का एक बैंक है जिसने 100 करोड़ रुपये दिया है, और ये एक तरह के NBFC है दिल्ली बेस्ड, जिसका नाम है सत्या माइक्रो कैपिटल। तो इन्होंने ये पैसा दिया कि ये सत्यवादी बन के हेल्प करेंगे जो भी वुमेन है, और ये जो है माइक्रो फाइनेंस दे के ये हेल्प करने का काम करेंगे। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुछ 1.265 बिलियन US$ दिया गया। अरे यार 1.2 बिलियन दे देता, ठीक है, 1.265 बिलियन US$ दिया गया फॉर थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल प्रोजेक्ट दिया गया, सॉरी थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दिया गया, ये फाइनेंशियल प्रोजेक्ट दिया गया जो कि रिलेटेड नहीं रहेगा थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। थर्मल प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोल से जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसके लिए नहीं दिया जाएगा ये फाइनेंशियल एसेट्स, और ये 5 साल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके लिए नहीं, उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स है उसके लिए ये पैसा दिया जाएगा। जैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स में सोलर से अगर कोई जनरेट कर रहा हो तो उसके लिए पैसा दिया गया है। तो ये पैसा जो है दिया गया है US$ में, यूरो में और जापान यान में, ये 3 में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इंडियन रुपी नहीं है, ये 3 में दिया गया है। और ये जो भी फैसिलिटी है ये ले पाएंगे जो SBI है उसके थ्रू। तो SBI की भी जो गिफ्ट सिटी में ब्रांच है उसके थ्रू ये फैसिलिटी ले सकते हैं जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो ये देना जा रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और ADB, ये दुश्मन जो है एक साथ मिल गए हैं और ये पैसा दे रहे हैं कुछ 15,000 करोड़। ये दुश्मन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, कभी ADB पैसा देता है, दोनों मिलकर पैसा देने वाली बहुत कम बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर दिया है, और रिस्क भी वैसे ही है बिकॉज ये दिया गया है फॉर डेवलपिंग द अमरावती कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अमरावती के बारे में आपको पता होगा कि पहले जो था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ साथ में थे, और आफ्टर दिस डिवीजन तेलंगाना के पास चला गया हैदराबाद एज अ कैपिटल, और आंध्र प्रदेश का चला गया अमरावती एज अ कैपिटल। तो अब इसी कैपिटल को डेवलप करने के लिए कि यहाँ पे जो है हाई कोर्ट बन पाए, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं, हाई कोर्ट बन पाए, फिर यहाँ पे
जो है स्कूल अच्छा बन पाए, हॉस्पिटल अच्छा बन पाए, तो उसी के लिए जो है ये फंडिंग उठाई गई है। तो ये 50,000 करोड़ की फंडिंग उठाई है, जिसमें से टोटल कॉस्ट जो इसका 49,000 करोड़ है, लेकिन उसमें से 15,000 करोड़ जो है ये एज अ सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है बाई वर्ल्ड बैंक। अब ये सॉफ्ट लोन क्या होता है वो देखते हैं। सॉफ्ट लोन का मतलब ये हो गया कि या तो ये 0% इंटरेस्ट रेट होने वाला, या तो जो बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट है उससे अगर कम में अगर लोन दिया जाए तो उसको सॉफ्ट लोन बोला जाता है। तो ये सॉफ्ट लोन जो है 15 साल के लिए दिया जा रहा है। और इसमें जो ये प्रोजेक्ट है इसके लिए जो शेयर रखी गई है वो सेंटर और स्टेट में वो 90 और 10 की रखी गई है। मैं आपको प्रोजेक्ट भी बता रहा हूँ, उसके साथ जो अमाउंट दिया गया वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी पॉइंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे के सारे ये से मिल जाएंगे, आपको इतने पढ़ने से बाहर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस है एक तरह की प्राइवेटली ओन एटीएम आउटसोर्सिंग कंपनी है। जैसे हिताची के बारे में आपने नाम सुना होगा ना, हिताची का जो वाइट लेबल एटीएम दिखता होगा, तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस है एक तरह का प्राइवेटली ओन एटीएम आउटसोर्सिंग कंपनी, इनको जो है वाइट लेबल एटीएम का लाइसेंस मिल गया बाय आरबीआई। तो वाइट लेबल एटीएम क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। वाइट लेबल एटीएम्स वो एटीएम्स होते हैं जो उसका कोई बैंकिंग एंटिटीज नहीं होता, ठीक है। और ये जो है एक तरह की एनबीएफसीज भी हो सकती है जो कि ऑपरेट करती है। तो अगर एनबीएफसी को लाइसेंस चाहिए होगा एटीएम का, तो वो तो बैंक की एंटिटीज नहीं है ना, उसको बैंक नहीं मान सकते एनबीएफसीज को, तो वो उनको नाम दिया जाता है एज अ वाइट लेबल एटीएम। बहुत सारे एटीएम्स होते हैं, पिंक लेबल एटीएम होता है, वाइट लेबल एटीएम रहता है, फिर ब्राउन लेबल एटीएम रहता है। तो आपने स्टैटिक में सब पढ़ा ही होगा। तो ये जो वाइट लेबल एटीएम है अब तक टोटल 4 कंपनीज को दिया गया था, और अब जो है ये 5वीं कंपनी बनी है। इससे पहले 4 कंपनीज कौन कौन सी थी वो भी आपको ध्यान रखनी है। पहले थी टाटा कम्युनिकेशन, दूसरी थी हिताची जिसके बारे में आपको बता रहा था, तीसरी थी इंडिया वन, तो ये आपको ध्यान देनी है। तो इसका रिमेंबर ट्रिक भी मैंने एक निकाला है जिसके से आपको ये 4 कंपनी याद हो, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में आपको कंपनी के नाम पूछ लिए जाते हैं कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइट लेबल एटीएम, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन कौन सा टाटा है, टाटा याद रखना, टाटा हिट्स इंडिया वन विथ रेंज कैश। तो टाटा से आपको याद रखना टाटा कम्युनिकेशन, हिट्स से हिताची याद रखना है, इंडिया वन से आपको इंडिया वन कंपनी याद ही रहेगी। और अगर बात करें तो लास्ट जो ये था वकरेंज लिमिटेड, तो आपको यहाँ से वकरेंज कैश याद रखना है, वकरेंज लिमिटेड। तो ये रिमेंबर ट्रिक था जो कि मेरी तरफ से मैंने आपको दिया हुआ है, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक तरह का लाइसेंस ही है वापस से, जो कि सेबी की तरफ से दिया गया कि जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड को लाइसेंस मिल गया कि ये सेटअप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस, ठीक है। और ये म्यूचुअल फंड बिजनेस कर पाएंगे बाय पार्टनरिंग विथ ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि यूएसए की कंपनी है। तो इसमें जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है ये कुछ 3 करोड़ रुपये देगी फॉर दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। और अब ये भी जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर होने वाली है, ठीक है। जियो बहुत आगे बढ़ गया है और आगे बढ़े ही जा रहा है, जियो धन धनाधन, ठीक है। सो आज के लिए हम इतने रखते हैं, ये था हमारा जो भी बैंकिंग अवेयरनेस था वो वाला पार्ट, और अभी के लिए हम इतना रखते हैं। और अगर आपको आगे वीडियो और भी कोई टॉपिक में चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके लिए डेफिनेटली वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी करने देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।